हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग जो है सो जीव विज्ञान के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि इसके पहले जो है सो विभिन्न एग्ज़ाम में लोको पायलट के पूछे जा चुके हैं। एएलपी टेक्नीशियन के ये हम लोग घटना चक्र जो है बुक को हम लोग जो है सो पढ़ेंगे। इसमें 50 प्लस यानी कि 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पूछा गया है लोको पायलट में, उस प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो जीव विज्ञान के हम लोग उस कंटेंट को हम लोग बना रहे हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जो है सो नॉन मेटल के वीडियो बना चुके हैं। इसके बाद जो है सो पीरियोडिक टेबल का भी बना चुके हैं। और ये जो है सो अब आपके पास जीव विज्ञान के जो है सो वीडियो जो है सो बन रहा है। आशा करेंगे कि आप लोग को जो है सो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है सो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पूरी जीव विज्ञान को एक ही वीडियो में हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका जीव विज्ञान का क्या है, देखिए क्या है। तो देखिए, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी को पढ़ रहे हैं। कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है। क्या की जाती है? तो जैसा कि आंसर भी आप देख पा रहे होंगे, किससे? न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। क्या होता है? न्यूक्लियस द्वारा कोशिका विज्ञान ये किया जाता है। क्या? न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग कैसा हो। आइए दोस्तों, इसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए क्या है। कोशिका कोशिका यानी कि सेल। क्या है? कोशिका यानी कि सेल सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीवों में सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। कोशिका के भीतर इन सभी गतिविधियों को केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आया हुआ है एएलपी टेक्नीशियन में। ये कलकत्ता में पूछा गया था। देखिए क्या है क्वेश्चन। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ए नंबर है क्या आरएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा, सी नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा है? तो ये 2005 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। क्या हो जाएगा? आरएनए के द्वारा। तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर क्या इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए, आरएनए का संश्लेषण डीएनए से ही होता है। ये कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह करता है। ये 3 प्रकार का आरएनए मतलब स्मॉल आर आरएनए, टी आरएनए और स्मॉल एम आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए होता है। उल्लेखनीय है कि शरीर में आनुवांशिक संरचनाओं का प्रवाह डीएनए द्वारा होता है। आनुवांशिक का प्रवाह डीएनए द्वारा होता है। और ये जो हम लोग देखें कि कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या आया था इसके पहले। देखिए, मानव शरीर में आंसर भी देख चुके होंगे, चलिए कोई बात नहीं है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत सारे लोग आप लोग में से इसका आंसर दे ही पाए होंगे कि कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए गुर्दा है, या फिर बी यकृत है, या फिर सी अमाशय है, या फिर पीयूष ग्रंथि है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी यकृत, यानी कि यकृत। मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है, ये एएलपी जो है 2009 में पूछा गया था मुजफ्फरपुर बोर्ड द्वारा। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि यकृत क्या बोल रहा है? यकृत यानी कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हृदय के ठीक पीछे स्थित होता है तथा दाहिने एवं बाएं 2 पिंडों से मिलकर बना होता है। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम होता है। तो देख लिए होंगे इसका क्या होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या है। मानव शरीर में निम्न में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका आंसर बहुत लोग जानते होंगे। ए मेरुदंड है, बी उरु यानी कि जांग की हड्डी, सी ठुड्डी, या फिर डी बाहु यानी कि भुजा। ये गोरखपुर जोन से पूछा गया था 2009 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी उरु यानी कि जांग की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांग की हड्डी होती है। आइए दोस्तों, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए, उत्तर बी है जांग की हड्डी।
आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस पहले वाला क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन दिया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी उरु यानी कि जांग की होती है, इसे फीमर कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे मजबूत तथा भारी हड्डी के तौर पर भी जानी जाती है। उल्लेखनीय है कि स्टेपस यानी कि कान की हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर हड्डी की औसत लंबाई 18 इंच के करीब होती है। स्टेपिज जो है का वजन 0.0004 औसत यानी कि 0.011 ग्राम होता है। तो देख लिए होंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखिए क्या है। तो आंसर भी आप देख लिए, कोई बात नहीं है, ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आता ही होगा। आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जो है तैयारी कर रहे हैं। देखिए मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो ये बहुत लोगों को पता होगा। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ये 2007 में पूछा गया था एएलपी में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, मानव शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र की वह ग्रंथि है जो खून में हार्मोन स्रावित करती है। यह मटर के आकार के नाक के पुल के पीछे एक हड्डी के खोखले में स्थित होता है। ठीक है, आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन जो होता है ए नंबर में है अपचय यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया है, उपचयन यानी कि एनाबोलिक प्रक्रिया है, या फिर ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। 6 का आंसर है ए नंबर यानी कि क्या है अपचय यानी कि कैटाबोलिक प्रक्रिया है। क्या होती है? कैटाबोलिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए गोरखपुर से पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन है ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन एक अपचय की प्रक्रिया यानी कि कैटाबोलिक प्रोसेस है। अपचय प्रक्रिया वह होती है जिसमें जटिल खाद्य अणुओं का विघटन होता है। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है ये देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन होता है एएलपी में। नेत्रदान में निम्नलिखित में से दाता की आँख का कौन सा अवयव उपयोग में आता है? कौन सा उपयोग आता है? देखिए ना, आँख का क्या है? पुतली यानी कि आइरिस जिसको बोलते हैं। नेत्रपटल बी है यानी कि कॉर्निया है। आँख का पर्दा सी में है यानी रेटिना। डी दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, और ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है सो यूज होता है? इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर है बी नेत्रपटल यानी कि कॉर्निया। यानी कि नेत्रदान में कॉर्निया जो है सो दाता की आँख का अवयव उपयोग में होता है, कॉर्निया उपयोग में होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखिए ये कोलकाता बोर्ड से पूछा गया है। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्रदान में प्रयुक्त होता है नेत्रपटल या फिर कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जो है सो हम जो है सो आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है सो बना के देते रहें, है ना। अपने दोस्तों तक शेयर करिए ये वीडियो, हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप तक और से अच्छे वीडियो। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रक्त अम्लीय होता है, फिर पीतरस बी नंबर में है पीतरस का स्राव यकृत द्वारा होता है, सी नंबर में है अमाशयी रस में HCl होता है, या डी नंबर पीतरस का क्षारीय होता है। तो आंसर भी जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका गलत क्या है? रक्त अम्लीय होता है। रक्त जो है क्षारीय होता है जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं, और रक्त का pH कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है ये रक्त का pH। आइए अगला हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आखिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ए नंबर है इसका। देखिए रक्त का pH 7 से अधिक यानी कि 7.4 होता है, अतः रक्त क्षारीय होता है, न कि अम्लीय होता है। ठीक है, जबकि पीतरस
का pH मान 7.2 होता है, अतः वह क्षारीय प्रकृति का होता है तथा यकृत द्वारा स्रावित होता है। HCl अमाशयी रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का मुख्य संघटक होता है। दोस्तों आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए आंसर भी है, दिख गया होगा, कोई बात नहीं है। प्रोटीनों क्या बोल रहा है कि प्रोटीनों के मुख्य संरचक क्या होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या है? कार्बन होते हैं। प्रोटीनों के मुख्य संरचक क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2004 में ALP में, ये अहमदाबाद ALP में पूछा गया है। देखिए प्रोटीन का मुख्य संरचक अमीनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड होते हैं। कार्बन एमिनो अम्ल के बाद प्रोटीन का दूसरा मुख्य संरचक होता है। कार्बन एमिनो अम्ल के बाद क्या होता है? दूसरा संरचक होता है, जो लगभग 65% प्रोटीन में उपस्थित हो रहता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की संरचना में नाइट्रोजन 16%, ऑक्सीजन 30% तथा कुछ मात्रा में फास्फोरस, सल्फर इत्यादि भी मौजूद होते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में कार्बन सर्वोत्तम उत्तर है। ठीक है, आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम जर्म किसकी उत्पत्ति करते हैं? क्या मलेरिया, बी हैजा, सी सोने की बीमारी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मलेरिया होती है। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है एक्सप्लेनेशन। ये 2002 में पूछा गया है। प्लाज्मोडियम जर्म जो है ये बैक्टीरिया यानी कि मलेरिया रोग के कारक होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है? अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता ALP में पूछा गया है। क्या है कि मानव शरीर का, एक मिनट दोस्तों, क्या है? हाँ अब आइए, अरे यार ये, हाँ आइए, इसमें क्या, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है टाइफाइड से? तो टाइफाइड से A नंबर में है अमाशय, B नंबर में है गुर्दे, C नंबर में फेफड़े, D नंबर में आंतें, E नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अंग टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि आंतें जो है ये जो है सो टाइफाइड से प्रभावित होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये 2005 में कलकत्ता बोर्ड द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन ALP में। देखिए ये क्या है? टाइफाइड रोग मानव शरीर की आंतों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। टाइफाइड फीवर यानी कि साल्मोनेला इंटीरिका सोरोवर टाइफी के कारण होता है। तो अगला हम लोग देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के बारे में पूछा गया है। ये RRB मुंबई से पूछा गया डिप्थीरिया के बारे में। देखिए क्या बोल रहा है कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? क्या फेफड़ा है, B नंबर में श्वास नली है, या फिर किडनी है, या फिर D नंबर में घुटना है? तो डिप्थीरिया से क्या होता है? बहुत लोग जानते हैं डिप्थीरिया से क्या होता है, आंसर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा B श्वास नली। क्या हो जाएगा? B श्वास नली। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है एक्सप्लेनेशन। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे